नमस्कार साथियों। जीएस गुरु ज्ञान अकेडमी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी आधारित इकोनॉमिक्स सिलेबस की पहली क्लास मैं कल लेकर आया था और आज दूसरी क्लास लेकर आया हूं। तो दोस्तों, जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है मैं उसी से रिलेटेड क्लास लेकर आ रहा हूं, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। तो चलिए साथियों, आज दूसरी क्लास शुरू करते हैं। तो कल हमने अनवरत योजना तक कर लिया था। अनवरत योजना के बारे में आज मैं बता रहा था आपको। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद अनवरत योजना आया था, रोलिंग प्लान। समय था 1978 से 1980। 1980 में फिर इंदिरा गांधी पीएम बनी और दूसरा योजना अवकाश लगा। अनवरत योजना की अवधारणा गुन्नार मिर्डाल ने दी थी और यह द एशियन ड्रामा से ली गई है। अनवरत योजना की अवधारणा। ठीक है साथियों, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं हम छठी पंचवर्षीय योजना की। तो छठी पंचवर्षीय योजना का जो समय रहा था वो था 1980 से 1985। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार वृद्धि। तो इसकी विकास दर जो थी, इसमें लक्ष्य तो था 5.2% और प्राप्ति हुई थी 5.7%। ठीक है साथियों। इसी योजना में 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ जिनकी पूंजी 200 करोड़ रुपए से अधिक थी। चलिए, इसी के बीच 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई और 1982 में ही एक्सिम बैंक की स्थापना हुई। चलिए, नाबार्ड के बारे में जानते हैं। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो साथियों, नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई। बात कर लेते हैं नाबार्ड के एक्सिम बैंक की। तो इसकी फुल फॉर्म है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक। चलिए साथियों, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है साथियों। आइए, अब आते हैं हम सातवीं पंचवर्षीय योजना पर। समय रहा था 1985 से 1990। उद्देश्य था सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को कम करना तथा आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता अर्थव्यवस्था की स्थापना। इसकी जो विकास दर रही थी वो लक्ष्य तो 5% था और प्राप्ति हुई थी 6.1%। इसमें एक नारा दिया गया था, रोजी रोटी और उत्पादकता। 1987 में ट्राइफेड की स्थापना हुई। इसकी फुल फॉर्म है द ट्राइबल कॉरपोरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ। ठीक है साथियों। इसी बीच सेबी बना, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये भारतीय जनजातीय सहकारी जो है, इसमें जनजातीय उत्पादनों को प्रोत्साहन देने के लिए बना था। तो सेबी की बात करते हैं हम। सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। चलिए, अप्रैल 1989 में जवाहर रोजगार योजना शुरू हुई
ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए। ठीक है साथियों, अक्टूबर 1989 में ही नेहरू रोजगार योजना शुरू हुई शहरी क्षेत्र में रोजगार देने के लिए। चलिए, 1985 और 86 में इंदिरा आवास योजना शुरू हुई ग्रामीण क्षेत्र में आवास उपलब्ध कराना। चलिए, सेबी को वैधानिक शक्तियां 1992 में दी गई। ठीक है साथियों। वार्षिक योजना, समय था 1990 से 1992। 1990 में आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ उबरने के लिए। चलिए, 1991 में एलपीजी सुधार हुए। और अब हम बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना की। तो इसका समय रहा 1992 से 1997 और उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। और इसकी जो विकास दर रही थी, लक्ष्य था 5.6% और प्राप्ति थी 6.8%। चलिए, बात करते हैं 15 अगस्त 1995 में मिड डे मील स्कीम की शुरुआत हुई और 1 जनवरी 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई। भारत डब्ल्यूटीओ का सह संस्थापक सदस्य बना और 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना लागू हुई। उद्देश्य था 10 लाख शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना। चलिए, ये था 8वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हम 9वीं पंचवर्षीय योजना की। समय रहा था 1997 से 2002 और उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। विकास दर थी लक्ष्य 6.5% और प्राप्ति थी 5.4%। 2 मई 1998 में पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ जिसका नाम था शक्ति 98। उस टाइम प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। और कारगिल युद्ध मई 1999 से जुलाई 1999 तक चला। तो कारगिल वॉर का नाम रखा था ऑपरेशन विजय। बात करते हैं 1 नवंबर 2000 की। सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ और नारा दिया सब पढ़ें सब बढ़ें। चलिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना। समय था 2002 से 2007 और उद्देश्य था सामाजिक न्याय व समता के साथ आर्थिक विकास। विकास दर थी लक्ष्य 8% और प्राप्ति हुई थी 7.6%। उद्देश्य जीडीपी में 8% की वृद्धि हुई और निर्धनता के अनुपात में 2007 तक 5% की कमी, पॉवर्टी रेशियो। 2007 तक वनों का क्षेत्र 25% तक करना और 2007 तक साक्षरता दर को 75% तक करना। फरवरी 2006 में नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इंग्लिश में बात करें तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। चलिए, इसका उद्देश्य था क्या था? न्यूनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना। और नरेगा पूरे देश में लागू किया और नरेगा की शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से हुई। चलिए साथियों, 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदल दिया गया, नरेगा को मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। चलिए,
बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना की। समय था 2007 से 2012। उद्देश्य था तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। विकास दर की बात करें तो लक्ष्य था 8.1% और प्राप्ति हुई थी 8%। इसके क्या लक्ष्य थे? 2012 तक 7 करोड़ नए रोजगार और निर्धनता को कम करके 15% लाना। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर को कम करके 16.2% के स्तर पर लाना। चलिए साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना। समय था 2012 से 2017 और यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। उद्देश्य था तीव्र समावेशी एवं सतत विकास और विकास दर थी लक्ष्य 8% और प्राप्ति हुई थी 7.8%। तो इसके लक्ष्य की बात करते हैं हम। जीडीपी वृद्धि दर 8% करना, 90% परिवारों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ना और सभी गांव तक बिजली उपलब्ध कराना। तो दोस्तों, यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। अब हम बात कर लेते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। चलिए, अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको हम बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। नंबर 2 समाजवादी अर्थव्यवस्था और नंबर 3 मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो बात करते हैं हम फर्स्ट की, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो उत्पादन के साधन पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण। तो साथियों, उत्पादन लाभ के उद्देश्य से थी ये। एग्जाम्पल है यूएसए। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विचार एडम स्मिथ ने दिया था। बात करते हैं हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की। तो इसकी उत्पत्ति कार्ल मार्क्स के विचारों द्वारा दी गई और उत्पादन के साधन पर सार्वजनिक क्षेत्रों का नियंत्रण और उत्पादन जनता के कल्याण के लिए थी। बात कर लेते हैं तीसरे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसकी उत्पत्ति जे.एम. किन्स के विचारों द्वारा हुई और उत्पादन था निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों से। उत्पादन उद्देश्य था लाभ और कल्याण। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। सार्वजनिक बोले तो लोगों के कल्याण के उद्देश्य से और निजी लाभ कमाने के उद्देश्य से। तो लोगों को अपना व्यवसाय चुनने का अधिकार होता है। ठीक है साथियों, बात कर लेते हैं हरित क्रांति की, ग्रीन रिवॉल्यूशन। विश्व में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो नॉर्मन बोरलॉग अमेरिकन वैज्ञानिक थे और मैक्सिको के अंदर 1960 में प्रयोग करा था इन्होंने हरित क्रांति का। बात कर लेते हैं, मैक्सिको ही इनकी कर्म भूमि रही थी और अमेरिका इनकी जन्मभूमि रही थी। गेहूं के एक बोने किस्म के पौधे की खोज की और नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। तो किस्म कौन सी थी वो? पौधे की शोध। ठीक है साथियों,
विश्व में हरित क्रांति मैक्सिको से प्रारंभ हुई। ठीक है। और यूएसए के कृषि वैज्ञानिक विलियम गोड थे। विलियम गोड ने अधिक उपज देने वाले किस्मों के लिए हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया। तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, मैंने कल भी बताया था आपको, 1961 से 1966 भारत में आर्थिक संकट आ चुका था और खाद्यान्न की समस्या बहुत ज़्यादा उत्पन्न हुई। तो 1966-67 में भारत में हरित क्रांति प्रारंभ हुई और इसका श्रेय कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है, जो भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। चलिए, भारत को उन्नत बनाने के लिए किए जाने वाले प्रयोग। नंबर 1, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग। नंबर 2, सिंचाई सुविधाओं का विकास। नंबर 3, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। और नंबर 4, कृषि क्षेत्र में आधुनिक उपकरणों का प्रयोग। तो हरित क्रांति का जो प्रारंभ था वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में था। सर्वाधिक लाभ जो हुआ वो पंजाब को हुआ और गेहूं एवं धान की फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई। और सबसे ज़्यादा जो इसका असर पड़ा था वो गेहूं पर पड़ा था। ठीक है साथियों, हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया। बात कर लेते हैं अब श्वेत क्रांति की। ऑपरेशन फ्लड। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन को कहा जाता है और यह दुग्ध उत्पादन क्रांति थी। इसका प्रारंभ 15 जनवरी 1970 को हुआ और इसकी शुरुआत एनडीडीबी से के द्वारा की गई। एनडीडीबी मतलब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। चलिए, तो इसके जनक वर्गीस कुरियन, जिन्होंने 1946 में अमूल की स्थापना की। अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, इसकी स्थापना मुंबई में हुई और लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में एनडीडीबी की स्थापना की गई। इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1965 को और चेयरमैन बने थे वर्गीस कुरियन। इनके नेतृत्व में ही एनडीडीबी द्वारा ही श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई। श्वेत क्रांति के द्वारा ही भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर ला दिया। वर्गीस कुरियन का जन्म 26 नवंबर 1921 में हुआ था और 26 नवंबर को हम क्या बनाते हैं, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। चलिए साथियों, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार बात कर लेते हैं। विश्व में पहला बैंक 1157 में बैंक ऑफ वेनिस, इटली में खोला गया और यह आधुनिक बैंकों की शुरुआत थी। भारत के अंदर पहला बैंक 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो अलेक्जेंड्रिया कंपनी द्वारा खोला गया और यह किसकी सहायक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायक कंपनी थी। चलिए, इसके बाद 3 प्रेसिडेंसी बैंक खोले गए। नंबर 1, बैंक ऑफ बंगाल 1806 में। नंबर 2, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में। और नंबर 3, बैंक ऑफ मद्रास 1843 में।
1921 में 3 बैंकों को मर्ज करके एक बैंक खोला गया और 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की 1 जुलाई 1955 तक काम किया इसने, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ने, और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और 1 जुलाई 1955 को इसका नया नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। भारत में वर्तमान में भारत का सबसे पुराना बैंक एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक भारतीयों के प्रबंधन में संचालित पहला बैंक था। 1894 में पीएनबी की स्थापना हुई और उसका हेडक्वार्टर लाहौर था और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली। भारतीयों द्वारा स्थापित पहला बैंक, प्रबंधन भी भारत का। चलिए, 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी बैंक बना। बात कर लेते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आरबीआई एक्ट द्वारा स्थापना। हिल्टोंग यंग कमीशन, रॉयल कमीशन की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। आरबीआई एक्ट 1934 द्वारा 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और आरबीआई को भारत सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया। बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 में लाया गया और बैंकों पर नियंत्रण करने के लिए यह एक्ट आया। पहला राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ। प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और वित्त मंत्री थे एल.के. झा। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ जिनकी पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी। दूसरा राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को हुआ। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और वित्त मंत्री आई.जी. पटेल। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ जिनकी पूंजी 200 करोड़ से अधिक थी। 1985 में एक समिति थी, चक्रवर्ती समिति, तो यह किसके लिए थी? बैंकिंग सुधार से संबंधित। और 1991 में नरसिम्हा समिति थी, अध्यक्ष थे नरसिम्हा और गठन हुआ था जून 1991 में। पहली रिपोर्ट सौंपी 1991 में और दूसरी रिपोर्ट सौंपी 1998 में। यह भी बैंक सुधार से संबंधित थी और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। बात करते हैं 2013 की। नचिकेत मौर्य समिति, बैंकिंग सुधार से संबंधित, और गठन हुआ था 22 सितंबर 2013 को। रिपोर्ट 7 जनवरी 2014 को आरबीआई को रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट सुझाव जो था वो 1 जनवरी 2016 सभी नागरिक का बैंकिंग खाता 15 मिनट की पैदल दूरी तक बैंक की शाखा हो। आइए साथियों, प्राथमिक क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण को 40% से बढ़ाकर 50% कर दिया जाए। 1 अप्रैल 2014 से पहले
27 सहकारी बैंकों और 19 बैंकों का राष्ट्रीयकृत हुआ। 1 अप्रैल 2017 देना बैंक एंड विजय बैंक को एक साथ मिला दिया गया और उनका विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। आइए, देना बैंक विजय बैंक मर्ज बैंक ऑफ बड़ौदा। आइए दोस्तों, 1 अप्रैल 2020 10 बैंकों का विलय किया गया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनियन बैंक को पीएनबी में विलय किया गया। सिंडिकेट बैंक विलय हुआ कैनरा बैंक में और आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक विलय हुआ यूनियन बैंक में। इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ इंडियन बैंक में और वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 12 हैं, पहले 27 थे। सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक एसबीआई। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या एसबीआई प्लस 11, तो टोटल 12, एसबीआई को हटाकर 11। 1991 के आर्थिक सुधार। नई आर्थिक नीति 1991 में और 1991 में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार में मात्र 110 करोड़ यूएस डॉलर बचे और मात्र 15 दिन के आयात के लिए। वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। बात करते हैं उदारीकरण की। उद्योग को शुरू करने के लिए लाइसेंस प्रणाली खत्म और सरकार के आर्थिक नियमों को उदार बनाया गया। निजीकरण। अधिकतम उद्योगों पर सरकारी स्वामित्व को खत्म करके निजी क्षेत्रों को स्वामित्व दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से सरकार के स्वामित्व का त्याग किया गया। वैश्वीकरण। अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा गया। इसमें निर्यात बढ़ जाएगा और एफडीआई में बढ़ावा मिलेगा। एलपीजी रिफॉर्म्स को सिंह राव सुधार भी कहा जाता है। उदारता का जन्म मनमोहन सिंह को कहा जाता है। बात करते हैं टैक्स सिस्टम, कर प्रणाली। कर एक अनिवार्य शुल्क जो सरकार द्वारा व्यक्तियों या संस्थाओं पर लगाया जाता है। कर दो प्रकार का होता है, नंबर 1 प्रत्यक्ष कर और नंबर 2 अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर, कर का भार और कर का दायित्व एक बिंदु एक व्यक्ति पर हो, उसे प्रत्यक्ष कर कहलाता है, जैसे आय। अप्रत्यक्ष कर, कर का भार किसी और पर कर को चुकाने का दायित्व हो, वस्तु एवं सेवा पर दायित्व किसी और पर तो यह अप्रत्यक्ष कर कहलाता है, जैसे वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है और प्रत्यक्ष कर
इनकम टैक्स आयकर व्यक्तियों की आय पर। प्रत्यक्ष एवं प्रगतिशील कर होता है। सिलेबस 0 से 5 लाख तक कर नहीं लगता और 5 से 7.5 लाख तक 10%, 7.5 से 10 लाख तक 15% और 10 से 12.5 लाख तक 20% और 12.5 से 15 लाख तक 25% और 15 लाख से अधिक पर 30%। बात कर लेते हैं निगम कर की। किसी कंपनी की आय पर जो लगता है उसे निगम कर कहते हैं। संपत्ति कर किसी की संपत्ति पर जो कर लगता है और उपहार कर किसी उपहार पर जो कर लगता है। आइए अप्रत्यक्ष कर। वस्तु एवं सेवा पर कर। नंबर 1, उत्पादन बिंदु पर कर उत्पाद कर और जीएसटी आने के बाद यह कर खत्म हो गया। नंबर 2, प्रवेश बिंदु पर कर। एक देश से दूसरे देश सीमा शुल्क, राज्य से राज्य में केंद्रीय बिक्री कर, जीएसटी आने के बाद ये भी खत्म। नंबर 3, बिक्री बिंदु, मूल्य वर्धित कर, जीएसटी आने के बाद ये भी खत्म। और नंबर 4, सेवा कर, जीएसटी आने के बाद यह सेवा कर भी खत्म हो गया। तो साथियों आज हम यहीं तक रखते हैं, कल फिर मैं यहीं से आगे कंटिन्यू करूँगा। दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मैं इकोनॉमिक्स का वही सिलेबस लेकर आ रहा हूँ जो यूपी SSC PET से रिलेटेड है। तो ठीक है साथियों, कल से फिर कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद साथियों।